हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज, जो आपकी सिविक्स की बुक का 4th चैप्टर। और इसमें हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से सरकार जो है कई बार आर्बिट्रेरी कानून बना देती है। आर्बिट्रेरी का मतलब ऐसे कानून जो जनता के हित में नहीं होते। सरकार अपने पक्ष में चीज़ों को करने के लिए निरंकुश कानून बना लेती है, दमनकारी। बल्कि आर्बिट्रेरी का मतलब यहाँ होगा दमनकारी का मतलब होता है जो लोगों पर अत्याचार करते हैं, लोगों के राइट्स छीने जाते हैं, लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती अगर इस तरह के कानून बनाती है सरकार। और मेनली ऐसे कानून कौन बनाएगी, कौन सी सरकार बनाएगी? मेनली इस तरह के कानून वो सरकारें बनाएगी जो डेमोक्रेटिक सरकारें नहीं होती, जो लोगों द्वारा चुनी नहीं होती। जैसे भारत में ब्रिटिश काल सरकार, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उनका एक ही काम था कि भारतीय लोग उनका के विरुद्ध जो आवाज न उठा सके किसी भी तरीके से। तो इसलिए वे आर्बिट्रेरी कानून बनाते थे। जो कॉलोनियल पीरियड था हमारा, अंग्रेजों का टाइम था, उस टाइम अंग्रेज भारतीयों को अपने उन भारतीयों का दमन करने के लिए, भारतीयों की आवाज को दबाने के लिए इस तरह के कानून बनाते थे। जिसमें से एक कानून था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। और सेडिशन एक्ट में भी यही था कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई सरकार का क्रिटिसाइज करता है, ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज करता है, तो उसको बिना मुकदमे के, बिना ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता था। एक इसी तरह का कानून था रोल्टे एक्ट। इसकी मैं कहानी बता चुकी हूँ कि 1914 में जब भारत में विश्व में वर्ल्ड वार हुआ, तो वर्ल्ड वार के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी, वर्ल्ड वार फर्स्ट में, कि भारत जो है वो हमारा साथ दे। ब्रिटिश जो भारत की सेनाएं हैं वो ब्रिटिश के साथ लड़ने के लिए दूसरे देशों में जाए। भारतीय नेताओं ने भी इसकी इजाज़त दे दी और उनको लगा कि युद्ध के बाद जब चीज़ें ठीक होंगी तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देगी। लेकिन ये अधिकार तो देने दूर की बात है, उस टाइम ऐसे आर्बिट्रेरी कानून लॉज बनाए गए जो लोगों की स्वतंत्रता को छीनते थे। और उनमें से एक एग्जाम्पल था रोल्टे एक्ट। जो रोल्टे एक्ट था वो भी एक दमनकारी कानून था। इसमें क्या था, इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया जा सकता था, शक अगर होती तो। किसी को हथियार रखना जो है वो जुर्म हो गया था। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं इस घटना को पूरी तरह। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश आर्बिट्रेरियननेस वाज द रोल्टे एक्ट, विच अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू टू ट्रायल। इसका एक ही था कि बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया जा सकता था लोगों को। इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, जो भारत के राष्ट्रीय नेता थे जिसमें महात्मा गांधी भी थे, उनका विरोध किया उन्होंने रोल्टे एक्ट का। सबसे ज्यादा विरोध जो है वो पंजाब में हुआ। पंजाब में लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो इसके विरोध में जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि पंजाब के लोग अगर इसी तरह विरोध करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे हावी हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा पंजाब में था, तो वहां मार्शल लॉ लागू कर दिया। देखो, एक होते हैं साधारण कानून, सिविल कानून होते हैं, जिसकी आपकी पुलिस हैंडल करती है। ठीक है, मतलब पुलिस हैंडल करती है। अगर थोड़ी बहुत चोरी चकारी इस तरह के मुकदमे हो जाते हैं, वो सिविल लॉज होते हैं, नागरिक कानून होते हैं। लेकिन अगर मार्शल लॉ लागू होते हैं, मिलिट्री लॉ, मार्शल मैंने मिलिट्री के समान कुछ कोई कानून, जिसमें सिविल जो पुलिस है वो काम नहीं करती, बल्कि मिलिट्री को लगाया जाता है लोगों को हैंडल करने के लिए। मतलब जो कानून है वो बहुत ज्यादा कड़े होते हैं, देखते ही शूट करने के आदेश होते हैं, जेल में डालने की सजा होती है। जो साधारण जो ट्रायल होते हैं मुकदमे वो दायर नहीं होते, सीधे जो सरकार है वो सारे कुछ है उनका ट्रायल वगैरह का जो अधिकार है, राइट्स है, वो छीन लेती है। तो रोल्टे एक्ट के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी भी विरोध कर रहे थे। और महात्मा गांधी
पंजाब जा ही रहे थे इस मामले में, लेकिन हरियाणा में एक पलवल नाम की जगह है, वहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया था, वो जा नहीं पाए थे पंजाब में। तो इसलिए लोग विरोध कर रहे थे इसमें। डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट द रोल्टे एक्ट केम इनटू इफेक्ट। जब लोग विरोध कर रहे थे, इसके बावजूद भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इसे लागू कर दिया, और लागू करने की डेट थी 10 मार्च 1919। पंजाब प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्ट कंटिन्यू क्वाइट एक्टिवली एंड ऑन अप्रैल 10 टू लीडर ऑफ द मूवमेंट। और पंजाब में विरोध लगातार जारी थे और इसके 2 लीडर थे। फर्स्ट लीडर थे डॉक्टर सत्यपाल, और दूसरे जो नेता थे वो सैफुद्दीन किचलू थे। इनको अरेस्ट कर लिया गया। लोग इनके अरेस्ट को लेकर बहुत दुखी थे और उन्होंने इस अरेस्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन होता है, 13 अप्रैल की छुट्टी होती है, आप जानते हो। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में, अमृतसर में, अभी भी जाओगे तो वो बाग यूं का यूं है, वहां पर अगर चली गोलियों के निशान अभी तक यूं के यूं हैं। जलियांवाला बाग अमृतसर में वो मीटिंग हो रही थी। जनरल डायर आए और पार्क में उसने मतलब ट्रूप लेके, पुलिस की टुकड़ियां लेके, और वहां देखो इस तरह से है ये बाग, छोटा सा इसका गेट है और चारों ओर इसके ऊंचे ऊंचे हवेलियां हैं। मतलब दीवारें इतनी ऐसी हैं कि यहाँ से बंदा कूद के फांद के जा नहीं सकता। दीवार पे ट्रूप्स खड़ी हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे भाग भाग के। कहते हैं एक कुआं है वहां, वो लाशों के ढेर से भर गया था। आज भी वो कुआं यूं का यूं सुरक्षित है वहां पर। उसमें दे क्लोज द ओनली एग्जिट, एक ही रास्ता था, उसको बंद कर दिया। एंड विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, बिना किसी चेतावनी दिए जनरल डायर ने ऑर्डर द ट्रूप्स टू फायर, कि फायर के ऑर्डर दे दिए। सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल डाइड इन दिस गन फायर एंड मैनी मोर वर वाउंडेड इंक्लूडिंग वुमेन और चिल्ड्रन। बहुत सारे लोग मारे गए, बल्कि मरने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा बताई जाती है, 3000 के करीब। लेकिन जो कमीशन इसके ऊपर बिठाया, सरकार इंक्वायरी भी बिठाती है फिर पब्लिक को शांत करने के लिए, उसमें ये कहा गया कि बस 600-700 लोग ही मारे गए थे। दिस पेंटिंग शोज ट्रूप्स फायरिंग ऑन द पीपल, एक पेंटिंग है आपकी, उसमें जलियांवाला बाग में किस तरह से मैस्करे हुआ और लोगों पर गोलियां चलाएगी उसका दिखाया गया। ये देखो हजारों लोग थे इसमें, और ये चारों ओर इस तरह से बाग बना हुआ था और लोग जो है मारे गए थे बहुत सारे। उसके बाद ऑफ लॉ फ्रॉम ए सेट ऑफ रूल्स दे वर फोर्स्ड टू ओबे। आर्बिट्रेरी कानून कैसे होते हैं कि लोगों को मजबूर किया जा सकता है। देखो अगर मुझे ये बताओ, लॉ कौन से अच्छे होंगे? क्या वो जबरदस्ती से जो फोर्सली लोगों को मजबूर किया जाए कि आपने इसका पालन करना पड़ेगा, या वे जो अपनी विलिंग से लोग इच्छा से अपने को कानून को फॉलो करें? कौन सा कानून अच्छा होगा? मेरे ख्याल से एक डेमोक्रेसी में वो कानून जो विलिंग से, जो लोग अपनी इच्छा से फॉलो करें, वो कानून सबसे बेस्ट होता है। मजबूरी में जबरदस्ती लोगों पर कानून पालन करवाना ये डेमोक्रेसी में सही नहीं होता। ऐसे तो फिर काम जो है वो आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट ही करती है, जो गवर्नमेंट लोगों के का दमन करती है। टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस, कानून वो अच्छे हैं जो लोग अपनी इच्छा से पूरी करें, जिसमें न्याय हो, मतलब लोगों के अधिकार ना छीने जाएं, लोगों पर अत्याचार ना हो। By the end of the 19th century, the Indian legal professions also began emerging and demanded respect in the colonial courts. हमारे देश में जो कोर्ट्स हैं पहले राजा महाराजाओं के टाइम के होते थे, लेकिन बाद में जो 19th सेंचुरी है इसमें अंग्रेजों ने कानून बनाने शुरू कर दिए भारतीय समाज के लिए। पहले बात तो ये कहा गया कि चलो हिंदुओं के कानून ब्राह्मणों के द्वारा, मुसलमानों के कानून जो है मौलाना के द्वारा, ऐसे कानून उन्होंने तैयार किए। लेकिन बाद में भारतीय लीडर्स के द्वारा ये डिमांड आने लगी कि जी आप कानून बनाएं, कोर्ट बनाएं, और ऐसे कानून जो सब पर समान रूप से लागू हों। ये नहीं कि हिंदुओं का कानून अलग है, मुसलमानों के कानून अलग है, ऐसे नहीं होना चाहिए।
दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ द इंडियंस। और वो चाहते थे, भारतीय नेता चाहते थे कि ऐसे कानून बने जो भारतीय के अधिकारों की सुरक्षा करें, ऐसे कानून ना बने जो भारतीयों पर अत्याचार करें, जैसे सेडिशन एक्ट था। इंडियन जज आल्सो बिगेन टू प्ले ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन। भारतीय जजों की भी नियुक्ति होने लगी भारतीय कोर्ट में, तो वो एक बड़ा रोल प्ले करने लगे थे कि किस तरह से जस्टिस प्रदान किया जाए, किस तरह के लाभ कानून बनाए जाने चाहिए। 1935 में जो आज आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स है ना, 1935 में फेडरल कोर्ट नाम से इस तरह की कोर्ट हमारे देश में फेडरल कोर्ट के नाम से ये कोर्ट बन गई थी। वैसे तो 1774 में ये कोर्ट बन गई थी कलकत्ता में, लेकिन लीगल रूप से जो डेवलपमेंट हुई, आज की तरह के कानून जो है वो 19th सेंचुरी में बनने शुरू हुए। Therefore, there were several ways in which Indian played a major role in the evaluation of rules of law during the colonial period। और कॉलोनियल पीरियड जब अंग्रेजों का टाइम था, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेज ही कानून बना रहे थे, भारतीय लोग भी कानून बनाने में जो अंग्रेज सरकार है उनकी मदद कर रहे थे। विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और 1947 में हम आज़ाद हो गए, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया। उन संविधान लागू होने के बाद जितने भी आर्बिट्रेरी कानून थे हमारे देश में वो हमने खत्म कर दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं, जैसे पुलिस फौज के कानून आज भी वही हैं हमारे यहाँ जो ब्रिटिश काल में हुआ करते थे। वो कानून हमने यूं के यूं रख लिए हैं, उनमें संशोधन हमने किए हैं, परिवर्तन किए हैं, बट बहुत सारे कानून अब भी हमारे देश में यूं के यूं हैं ब्रिटिश कालीन। लेकिन उनका अब स्वरूप ये बदल गया कि ये किसी भी गवर्नमेंट को बचाने के लिए नहीं, बल्कि देश की व्यवस्था में सुरक्षा व्यवस्था के लिए होते हैं। विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपने देश को, हमारा संविधान कब अडोप्ट किया? अडोप्ट पूछा इसने, मैंने इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी को। अडोप्ट हुआ था, हमने अडोप्ट किया था इसको 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। ये इस दिन हमने स्वीकारा था संविधान, इस दिन हमने लागू किया था। जैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव बिगेन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। और अब संविधान एक ऐसा सोर्स है जिसके आधार पर हमारे देश के जो डिसीजन मेकर हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैं, एमएलए एमपी है, जो संसद है जहां हमारे कानून बनते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कानून बनाएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कोई कानून बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिस कानून की आज्ञा नहीं देता, वो संविधान हमारा नहीं बना, वो कानून हमारे देश में नहीं बनेंगे। और बना भी दिए अगर पार्लियामेंट ने, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें रद्द कर सकता है, हाई कोर्ट उन्हें रद्द कर सकता है। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज अमेंड एग्जिस्टेंस वन। हर साल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर असेंबलीज। ये मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। हमारे देश में नए नए कानून बनते हैं हर साल, और पुरानों में संशोधन होता है, अमेंड होते हैं। अमेंड मीन्स होता है उनमें परिवर्तन होना, चेंज करना। इन योर बुक 6th यू रीड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसके अनुसार क्या है, 2005 के, लड़की को पहले जमीन जायदाद में हिस्सेदारी नहीं थी माँ बाप के, लेकिन 2005 के एक्ट के अनुसार उनको माँ बाप की जमीन, माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा मिलने लगा था। अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ, सन, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। इसमें नए कानून में क्या है कि बेटा, बेटी और पत्नी, मदर, इक्वल शेयर होगा फैमिली की प्रॉपर्टी में उनका। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। और इसके अलावा शिक्षा से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों को लेकर कानून बनते हैं। जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है, उसके अनुसार कानून बनाने। सिमिलरली न्यू लॉ हैव बीन एक्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशन, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड propose that a new law is necessary। अब
हमारे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा कि लोगों को नए कानून की ज़रूरत है? देखो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, लोगों की ज़रूरत के अनुसार कानून बनाने का इनिशिएटिव, पहल कौन करती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को काम करना है ना, गवर्नमेंट को शिक्षा में सुधार करना है तो वो नई पॉलिसी लेके आएगी। गवर्नमेंट अपना कानून बनवाने के लिए जाएगी पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के आदमी ही बैठे हैं, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में कौन बैठे हैं? एमपीज। और एमपीज ही सरकार बनाते हैं। जिस पार्टी के 50% + 1 एमपीज होते हैं वही गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो मंत्री होता है जिस डिपार्टमेंट का, वो सबसे पहले इनिशिएटिव लेता है कानून बनाने के लिए। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? कैसे नए कानून बनते हैं ये मैंने बता। देखो सबसे पहले होती है डिमांड, लोगों की डिमांड आती है कानून बनाने की। ये डिमांड आती है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट कहाँ जाती है? खुद कानून नहीं बना सकती गवर्नमेंट। हमारे देश का संविधान गवर्नमेंट को खुद कानून बनाने की आज्ञा नहीं देता। कानून बनाने के लिए वो जाते हैं पार्लियामेंट में। क्यों पार्लियामेंट कानून क्यों बनाएगी? क्योंकि पार्लियामेंट में लोगों ने अपने प्रतिनिधि बिठा रखे हैं, ओके। जो लोग उन्होंने चुने हैं वो कानून बनाए। अब पार्लियामेंट ये देखेगी कि जो गवर्नमेंट ने हमारे पास कानून बना के लेके आई है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या उसमें परिवर्तन करना है। और इस तरह से अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही 50% + 1 किसी कानून बनाने के लिए, कई बार ये मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, कई बार 2/3 मेजोरिटी, मतलब पार्लियामेंट के 2/3 सदस्यों का होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से नए कानून बन जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि कानून बनाने का पहल कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, लेकिन बनाता कौन है? उसे पार्लियामेंट बनाती है। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। पार्लियामेंट का मेन रोल है कानून बनाने में। देर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस एंड इट इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप इन द सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर ए पर्टिकुलर लॉ। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं थ्रू विच टेक प्लेस एंड इट इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप हैं जो ये डिमांड करते हैं कि हमें किसी विशेष कानून की ज़रूरत है। जैसे अभी पीछे 2-3 साल पहले जाट आरक्षण का मुद्दा उठा, तो ये एक डिमांड आती है इस तरह की कि हमारे लिए कानून बनाओ, हमें भी 10% आरक्षण। इस तरह की कोई डिमांड आती है। कानून जो सोसाइटी का एक ग्रुप होता है। एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी सेंसिटिव ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाई पीपल। और पार्लियामेंट एक सेंसिटिव रोल निभाती है इस मामले में, कि सेंसिटिव होती है इस मामले में कि बहुत सारे लोग बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और उन लोगों की प्रॉब्लम हमें सुलझानी है। Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of Parliament and the process adopted for the issue to become law. जैसे कई बार घरेलू हिंसा की बात आती है या छोटे बच्चों पर अत्याचार की बात आती है, बुजुर्गों के अत्याचार की बात आती है, फैमिली प्रोटेक्शन की बात आती है। तो इस तरह से बहुत सारे कानून होते हैं जो जाके कहीं बनते हैं, पार्लियामेंट में ही बनते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जैसे जैसे महिलाओं पर घर में ही अत्याचार होता है, ठीक है, तो इस तरह के कानून समाज से की डिमांड पर पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद है ये अक्टूबर 2006 का न्यूज़पेपर, ये लेडीज पढ़ रही हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। साजिया, डिड यू रीड टुडे न्यूज़पेपर? इज इट ए ग्रेट डे फॉर वुमेन? साजिया, क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? आज वुमेन्स के लिए एक बड़ा दिन है। नॉट जस्ट वुमेन, सिर्फ वुमेन के लिए ना, वायलेंस फ्री होम्स, ऐसे घर होंगे अब जहाँ वायलेंस नहीं होगी, जैसे पिटाई होती है ना वो औरत की, बच्चों की, वो नहीं होंगे। विल बेनिफिट एवरीवन। कुसुम, इट इज टेकन सच ए लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ट। ये कहती है अपनी फ्रेंड से कि ऐसा बहुत सारा टाइम गुजर गया, ये कानून तो बहुत पहले होना चाहिए था।
इस तरह के कानून पहले होने चाहिए थे। इट बिगेन विद एस्टेब्लिशिंग द नीड ऑफ न्यू लॉ। ठीक है, नए कानून बनाए जाने चाहिए थे। इसलिए दोनों ही काम करती हैं। वुमेन साजिया एंड कुसुम वर्क फॉर ए वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, औरतों की हेल्प के लिए कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ काम करती हैं। दे रिमेंबर द जर्नी हाउ टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गोट पास्ट। क्योंकि ये महिलाओं की समस्या से जुड़ी हैं, तो इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किए थे, सरकार के सामने डिमांड रखी थी, तब जाके ये वायलेंस एक्ट पास हुआ था। सरकार ने उनकी बात सुनी थी, तो वो उस प्रोसेस को याद करती हैं कि हमने कैसे कैसे ये कानून बनाया था। जैसे 1991 का एक स्पेशल दिन था उनके ऑफिस में। तो ऑफिस में क्या है, आई नीड एडवाइस, मुझे सलाह की ज़रूरत है। माई हस्बैंड, एक लेडी आती है उनके पास, तो वो कहते हैं माई हस्बैंड बीट मी अप, मेरे हस्बैंड मुझे पीटते हैं। आई हैव नॉट टोल्ड एनीवन सो फार, मैं इसको किसी दूसरे को तो नहीं बता सकती। आई फील सो असेम्ड, मुझे शर्म आती है। दूसरे और घर वालों का भी दबाव होता है ना, कहते हैं तेरे से घर नहीं बसाया जाता, क्या हो गया, पति की कोई मार होती है, ये वो। आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, अब मैं ये सहन नहीं कर सकती। बट आई हैव नो वेयर टू गो, अब मैं कहीं जा भी नहीं सकती। याद कर रही हूँ उस दिन का साजिया और कुसुम। तो फिर क्या हुआ था, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाई माई सन, एक और औरत आती है कि मेरा बेटा बेटी मेरे से और बहू मेरे से बुरा व्यवहार करते हैं। दे वर्बली अब्यूज मी, वो मुझे गाली देते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट, मेरा बैंक अकाउंट भी उन्होंने छीन लिया है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। आई डू नॉट, एक और औरत है, आई डू नॉट वांट टू गो टू पुलिस, मैं पुलिस में नहीं जाना चाहती। आई जस्ट वांट टू स्टॉप द वायलेंस, मैं ये चाहती हूँ कि बस वायलेंस किसी तरह से रुक जाए। बूढ़ी औरत कहती है आई जस्ट डू नॉट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझे घर से ना निकाला जाए, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज क्रिमिनल, वन डज नॉट ऑफर दिस ऑप्शन। और इसको साजिया को और कुसुम को पता था कि अब जो कानून की स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि इन दोनों औरतों को प्रोटेक्ट कर सके। मतलब हमारे देश में जो पार्लियामेंट या हमारे देश के कानून रहे हैं ना, वो महिलाओं के प्रति इनसेंसिटिव रहे हैं। बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति, छोटी बच्चियों के प्रति जो अत्याचार होते हैं घर में, उनके प्रति इनसेंसिटिव रहे हैं। इनसेंसिटिव क्यों रहे हैं? इनसेंसिटिव का मतलब उनकी समस्या कभी नहीं समझी पार्लियामेंट ने, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे हैं ज़्यादातर मेल है, ज़्यादातर क्या 90% आदमी बैठे हैं वहाँ, तो वो फीमेल की क्यों समझेंगे? उनको क्या ज़रूरत है कि क्यों वो खुद भी पीटते होंगे या खुद भी उन चीज़ों को वो नॉर्मल लेते होंगे ना, कि भाई कोई बात नहीं है, घर में तो ऐसी चीज़ें हो ही जाती हैं, ऐसे परिवार थोड़े नहीं चलते हैं। तो हमारी जो पार्लियामेंट है वो हमेशा से ही औरतों के प्रति, बच्चियों के प्रति, बच्चों के प्रति इनसेंसिटिव रही है। मतलब इनसेंसिटिव, संवेदनशील नहीं रही है, उनकी समस्याओं को उन्होंने समझा ही नहीं है। और इसलिए बहुत तगड़ी डिमांड है हमारे समाज की कि महिलाओं को भी 50% आरक्षण पार्लियामेंट में दिया जाना चाहिए। अगर वो वहाँ बैठेंगी, अपने हितों में कानून तो बनाएगी। जो समस्या महिला फेस करती है उसको महिला ही समझ सकती है किसी समाज में, ठीक है। तो 1990 में थ्रू आउट द 90s द नीड ऑफ न्यू लॉ वर रेज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट फोरम पर, भिन्न भिन्न मंचों पर नए कानून के लिए डिमांड पैदा हो गई। तो जिस तरह से पब्लिक हियरिंग शुरू हुई, पब्लिक हियरिंग का मतलब आम औरतें इकट्ठे हुई और जो औरतें हैं वो बातें करने लगी इस बारे में कि हाँ हम भी पिट रहे हैं और नया कानून बनना चाहिए। वी हैव हर्ड टेस्टिमोनियल्स ऑफ several women. We have seen the women want protections against being beaten, the right to continue living in a share household and often temporarily live. We need to new civil law to address this issue. इन्होंने पब्लिक मोर्चों पर कहना शुरू किया कि हमने बहुत सारी औरतों की कहानी सुनी है, वो प्रोटेक्शन चाहती हैं, वो हिंसा के खिलाफ लड़ना चाहती हैं, वो एक ऐसे घर में रहना चाहती हैं जहां वो सुख से रह सकें, उनके खिलाफ कोई किसी तरह का वायलेंस ना हो। 1999 में लॉयर कलेक्टिव्स, जो वकील था वो इकट्ठे हुए, एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स, वकीलों का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ, लॉ स्टूडेंट इकट्ठे हुए, एक्टिविटिस्ट जो सोशल वर्कर थे वो इकट्ठे हुए, और नेशन लेवल पे कंसल्टेंट शुरू हुई, सलाह हुई कि ऐसा बिल तैयार किया जाए जो घरेलू हिंसा है उसको
रोका जाए, मतलब कड़े कानून बना दिए जाए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति कुछ करता है तो उसको कड़ी सजा दी जाए। द डेफिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल ऑफ द इमोशनल अब्यूज। और इसमें सिर्फ चोट नहीं थी कि फिजिकली चोट लग जाए वही वायलेंस है, गाली वायलेंस है। जो इकोनॉमिकली अगर उसे पैसे नहीं देते, भूखों मारते हैं, वर्बली उसे कुछ टॉन्टिंग करते हैं, इमोशनली उसको अब्यूज़ करते हैं, सेक्सुअली उसको अब्यूज़ करते हैं, तो उसको बहुत मतलब डिफरेंट तरह के चीज़ें जो घर वालों की तरफ से किए जाते हैं, उस पर प्रेशर किया जाता है कि बच्चे पैदा करो, जब उसकी हेल्थ नहीं होती तब भी बेटा पैदा करो। इस तरह के भी जो अपराध हैं वो इसमें शामिल किए गए। द लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन ए शेयर डोमेस्टिक स्पेस। They should be protected from being evicted from the shared household। और ये ला बने जिसमें घर में ही जो प्रोटेक्शन की जरूरत है वो दी जाए, और सब तरह के रिलीफ जिसमें इकोनॉमिक हेल्प भी थी वो भी जरूर शामिल हो। बट क्या इससे भाई महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रुकी? महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं। और अभी कोविड-19 में एक स्टडी आई थी कि सबसे ज्यादा अत्याचार वुमेन पे हुए हैं इस दौरान। कोविड-19 के कारण घरेलू हिंसा के मामले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।